बंधकों की रिहाई कैसे संभव हुई? 6 सप्ताह पहले जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया और उसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने उससे ज़्यादा तगड़ा हमला गाज़ा पट्टी में बोल दिया, उसी समय कतर बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव के साथ वाशिंगटन पहुंच गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एपी को बताया कि यह मिशन बेहद संवेदनशीलता की मांग करता था। यह इतना गुप्त था कि अमेरिकी अधिकारियों ने हमास के पास सीधे पहुंचने के लिए एक कम्युनिकेशन सेल का गठन कर लिया। उस बातचीत को सरकार के बीच भी बेहद गोपनीय रखा गया। सरकार के कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही इसकी जानकारी थी। सेल ने बातचीत करने वाले चंद लोगों को बगैर नौकरशाही की सहायता लिए नियमित बात करने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के अपने कई सप्ताह खर्च करने का नतीजा है कि हमास द्वारा पकड़े गए दर्जनों बंधक की अब रिहाई हो पा रही है। व्हाइट हाउस ने यह देखा कि इस खूनी युद्ध को खत्म करने का यही एक रास्ता है। अमेरिका लगातार हमास को प्रोत्साहित करता रहा और इसके साथ ही कतर और मिस्र इसके नियमित मध्यस्थ बने रहे। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे अमेरिकी अधिकारी जूम के जरिए बंधकों के परिजनों को भावनात्मक रूप से ढांढस बंधाते रहे। यहाँ तक कि कई से भी व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुलाकात की, उनसे कहते रहे कि परिजनों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इस मसले पर बुधवार तक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर दूसरे वैश्विक नेताओं से बातचीत करते रहे। बाइडेन का कहना था कि वह तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि गाजा से सभी अमेरिकी बंधकों को रिहा नहीं करा लिया जाता। हमास से बातचीत करने के लिए अमेरिकी सेल की स्थापना मध्य पूर्व के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकग्रुक और काउंसिल के लीगल एडवाइजर जोशुआ गेट्जर को लेकर की गई। मैकग्रुक हर सुबह कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से बातें करते थे, जबकि व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान अपने इजरायली समकक्ष से बात करते थे और इस बीच बाइडेन को लगातार ब्रीफ किया जाता रहा। इसके साथ ही CIA निदेशक बिल बर्न्स की भूमिका भी बेहद अहम रही। वह लगातार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया से बातचीत करते रहे। आखिरी डील जो सामने आई वह कई हफ्तों की मेहनत का नतीजा थी। इसके तहत हमास इजराइल के 50 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। मिस्र के एक अधिकारी के मुताबिक शुरुआत के एक प्रस्ताव में जो हमले के ठीक 5 दिन बाद 12 अक्टूबर को सामने आया था, उसमें बंधकों में शामिल सभी महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की बात शामिल थी और उसके बदले इजरायली जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी महिलाओं को छोड़ा जाना था। इजराइल ने उस शुरुआती प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन और आगे की बातचीत के लिए इसने रास्ता खोल दिया। इस बीच अक्टूबर के आखिरी दिनों में होने वाली हर बातचीत में नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को यह बात दोहराते रहे कि गाजा पर हमले की कार्रवाई बंधकों की रिहाई के साथ ही रुकेगी। इस बीच बाइडेन का अपना ही रुख था। उनका कहना था कि डील हो या न हो, मानवीय सहायता गाजा में जाती रहनी चाहिए। इस बीच हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों नेटली और जूडिथ रानन को रिहा कर दिया। जैसे ही सीनियर नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी ने उनकी रिहाई को गाजा से बाहर ट्रैक किया और बाइडेन ने व्यक्तिगत तौर पर नेटली के पिता को फ़ोन पर इसकी खबर दी, इससे व्हाइट हाउस को इस बात का और ज़्यादा विश्वास हो गया कि बंधकों की रिहाई के लिए जो गोपनीय सेल बना रखे हैं वह काम करेगा और इसके साथ ही उसने दूसरे बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास तेज कर दिए। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बैसम नईम ने 10 नवंबर को बेरूत में पत्रकारों को बताया कि अगर सुरक्षित तरीके से आने जाने की गारंटी की जाए तो वो बंधक नागरिकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत की कि इजराइल उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस बीच बातचीत जारी रही। 12 नवंबर को बाइडेन ने कहा कि अब अति हो गई है। उन्होंने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को फ़ोन किया और हमास के बारे में विशिष्ट जानकारियां हासिल की। किसी तरह से का जो समझौता होगा उसके लिए बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि जिन 50 बंधकों की रिहाई की जानी है उनकी आयु
लिंग और वे कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर इसी तरह की दूसरी चीज़ें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। फ़ोन के बाद अमेरिका ने जो सूचनाएं मांगी थीं, हमास ने उसे तुरंत मुहैया करा दिया। बाइडेन ने फिर नेतन्याहू को 14 नवंबर को फ़ोन किया और उनसे डील को स्वीकार करने की गुजारिश की। नेतन्याहू आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गए। मैकग्रुक के साथ बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि वह कतर से आखिरी शर्तों को सामने लाने के लिए कहें। इस बीच समझौताकारों ने उस बंधक समझौते के कामचलाऊ ड्राफ्ट का आपस में लेन देन शुरू कर दिया। पहले वर्जन के मुताबिक 5 दिन का युद्ध विराम था और उसमें 200 से 300 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई की बात शामिल थी, जबकि इजराइल 2 दिन के युद्ध विराम पर जोर दे रहा था और इसके साथ ही गैर हमास 100 फिलिस्तीनियों की रिहाई उसकी शर्तों में शामिल थी। उसके बाद हमास बिल्कुल शांत हो गया। लड़ाकों ने कतर और मिस्र के प्रतिनिधियों से बातचीत बंद कर दी। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत से बाहर निकलने की भी धमकी दे डाली। उसने ऐसा तब किया जब इजरायली सैनिकों ने शिफा मेडिकल अस्पताल पर हमला कर दिया। मिस्र के एक अधिकारी ने बताया कि वहां सब कुछ बिखर गया। 3 दिनों तक मिस्र, कतर और अमेरिका के अधिकारी युद्ध में शामिल सभी पक्षों से समझौता करने के लिए दबाव डालते रहे। इसके तहत 4 दिन तक युद्ध विराम और एक बंधक को छोड़ने पर 3 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। मिस्र का इस बात पर भी जोर था कि मानवीय सहायता पर लगाई गई इजराइल की बाधाओं में भी ढील दी जाए। इसके बाद पिछले शुक्रवार को बातचीत फिर शुरू हो गई। कतर के शेख के साथ एक दूसरी बातचीत में बाइडेन ने कहा कि यह डील के लिए आखिरी मौका है और उन्हें इसको किसी भी कीमत पर अंजाम तक पहुंचाना है। आखिर में 21 नवंबर को हमास ने डील पर अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी और यह बात उन्होंने कतर के अधिकारियों को बता दिया। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।